अगर आपका बच्चा किसी भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है, जिसकी बुक्स एनसीईआरटी के द्वारा आइदर डिज़ाइन की जाती हैं या फिर वो ऐसी परीक्षा देता है जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा सेट किया गया करिकुलम ही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आपका बच्चा बहुत ही गलत चीज़ें पढ़ रहा है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस। ऐसा हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मानना है। तो हुआ क्या? रिसेंटली हुआ ये है कि क्लास 8 की बुक्स में एनसीईआरटी ने एक न्यू चैप्टर को डिसाइड किया और हम सब जानते हैं एनसीईआरटी एक ऐसी बॉडी है जो भारत में होने वाले वेरियस चेंजेस इन करिकुलम को ओवरसाइट करती है। उसमें उन्होंने सोशल साइंस की बुक जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, उसमें उन्होंने जुडिशरी से रिलेटेड एक चैप्टर रख दिया। अब तो चैप्टर है, चैप्टर में जुडिशरी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो मेन थीम थी चैप्टर की वो ये बताई जा रही थी कि भारत में जुडिशरी के सामने क्या चैलेंजेस हैं और उसमें लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़े केसेस की चर्चा हो रही थी कि इनका आखिर कारण है तो क्या है। और उन तमाम कारणों में से एक कारण किताब के करिकुलम को डिजाइन करने वालों ने बताया कि एक कारण है जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और इसी कारण न्याय तक पहुंच पाने में लोगों को बाधाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि देयर आर हिंड्रेंसेस इन एक्सेस टू जस्टिस। अब ये बात जब तक बच्चे पढ़ रहे थे तब तो ठीक है, भूल से ये बात एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने पढ़ ली। अब कपिल सिब्बल ने जैसे ही इसको पढ़ा और इसको जाना तो कपिल सिब्बल जी मंगलवार को मंगल करने पहुंच गए, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। नहीं नहीं, हमारा आपका मंगल करेंगे नहीं, वो मंगल करने पहुंचे हैं जुडिशरी का, इंस्टीट्यूशंस का और यूं कहें तो एडवोकेट पूरी जाति का। उन्होंने माय लॉर्ड से कहा कि माय लॉर्ड आपको पता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिससे जुडिशरी की इमेज मैलाइन होती है, यानी कि उनकी इमेज को धब्बा लगता है। इस बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको रिप्लाई किया कि हम इस मैटर से वाकिफ़ हैं और इसका हमने स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो एक्शन लिया है। बात इतनी होती तब तक तो ठीक है, लेकिन जुडिशरी ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी और सरकार दोनों को आड़े हाथों लेना उचित समझा और एनसीईआरटी को अच्छी खासी फटकार लगा दी। और जैसी उनको फटकार लगाई तो एनसीईआरटी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है। जैसे ही एनसीईआरटी ने अपनी माफ़ी मांगी, सरकार को भी ये बात पता चली, तो सफाई देने के लिए सबसे पहले अग्रदूत बनकर आते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी कोई इंटेंशंस नहीं थी कि हम जुडिशरी को किसी प्रकार की उसकी इमेज को मैलाइन करें। ये अनइंटेंशनल था, यानी कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया था। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, वो सम्मान ही नहीं, हम उनकी अटमोस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत ही अधिक सम्मान करते हैं और इतने अधिक सम्मान की वजह से ही वो हाथ जोड़कर जुडिशरी के सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि माय लॉर्ड, जो गलतियां हुई उसके लिए हमें भी आप क्षमा करें, लेकिन जिन अधिकारी आंख बंद करके इस सिलेबस को डिजाइन किया है उनके खिलाफ तो हम ऐसा एक्शन लेंगे कि आप भी देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जो गेंद है तुम्हारे पाले से निकल चुकी है, एक्शन का समय अब हमारा है और हम किसी को सिर्फ माफ़ी माँग ले, इस प्रकार उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके ऊपर कठिन कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई भी की जा सकती है जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसी हिम्मत और हिमाकत ना करे जिससे जुडिशरी की इमेज पर डेंट पड़ता नज़र आता है। तो ये था पूरा प्रकरण जो हमने समझ लिया। लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 4 से 5 सवाल आते हैं कि क्या जुडिशरी इस मैटर को और दूसरे तरीके से हैंडल कर सकती थी? क्या एनसीईआरटी वास्तव में एक ऐसी लापरवाह बॉडी है जो बिना सोचे समझे सिलेबस और करिकुलम डिज़ाइन कर देती है? आखिर एनसीईआरटी से पढ़ के ही तो हम सब या भारत में जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जो आईआईटीज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब एनसीईआरटी के द्वारा डिज़ाइन किए गए करिकुलम को पढ़कर ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तीसरी बात ये भी है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार है ही नहीं? तो फिर आइए एक-एक पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने ये है कि क्या इस मैटर को और अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था सरकार और जुडिशरी के द्वारा? तो उत्तर है मेरी समझ में बिल्कुल हाँ। इस बात पे एक स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर ने, उनके स्टेटमेंट को हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए।
उनका मानना ये है कि इस मैटर को और अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था। अगर ऐसी कोई भी बात थी जिससे आपत्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी को थी, या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट उस बुक में मेंशन किया गया था जिससे जुडिशरी की इमेज को डेंट पड़ रहा था, तो उस पॉइंट में सुधार किया जा सकता था। लेकिन नहीं, जुडिशरी ने एक ब्लैंकेट बैन आदेश दे दिया कि पूरी किताब को ही बिक्री के लिए बंद कर दिया जाए, और अगर इसकी कोई भी डिजिटल कॉपी एनसीईआरटी की वेबसाइट से अपने कहीं पर भी है तो उसको तुरंत लेट डाउन कर दिया जाए, यानी कि ब्लैंकेट बैन था। साथ में उन्होंने एक लाइन और ऐड की और वो कहते हैं कि जुडिशरी को अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बजाय एनसीईआरटी जैसी बॉडी पर सवालिया निशान खड़े करने के। यानी कि उनका स्पष्ट कहना ये है कि जुडिशरी में करप्शन तो है, बेहतर है कि आप करप्शन कम करें और सुधार करें, बजाय दूसरों के मुंह बंद कराने के। ये बात काफ़ी हद तक जायज़ भी लगती है। जायज़ इस वजह से कि हाल में लोकसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो आपके सामने ये है, और आप देख सकते हैं कि पिछले 10 से 20 सालों में किस तरीके से वर्तमान में यानी कि सिटिंग जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अगर हम बात करें जुडिशरी के कुछ जाने-माने केसेस की, तो जुलाई 2012 का केस, जज का नाम है डी प्रभाकर राव और के लक्ष्मी नरसिम्हा राव। इनको केस पूर्व बेल स्कैम, यानी कि साफ शब्दों में कहें कि पैसा दो तो हम आपको बेल दे देंगे, ये 2012 का एक केस है। इसके साथ ही करप्शन केस एक और जुलाई 2022 में आता है। सीनियर जज रचना तिवारी और उनके हस्बैंड एक रिश्वत के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और जज को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एक और करप्शन का केसेस फरवरी 2023 में रजिस्टर किया गया। एक्स हाईकोर्ट जज एस एन शुक्ला और वाइफ उनकी इस केस में बुक कर दिए जाते हैं, और किसके लिए? जुडिशियल मेल प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ एक केस और जो फरवरी 2024 को चर्चा में रहा, वो थे जज अजय आचार्य, जिनको कैमरे में नेगोशिएट करते पकड़ा गया था जुडिशियल फेवर्स के लिए। इसके साथ में ये गुजरात हाई कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया, और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली का एक जाना माना एक ऐसा केस जिसने हम सबकी आंखें खोल दी थी, नाम बताने की शायद जरूरत ना हो। और बगल में आपको जो और तस्वीर दिख रही है वो बंडन है महात्मा गांधी, जो आदर्श सिखाते रहे जीवन पर्यंत, लेकिन अब वो आग में धू धू करके जल गए हैं और अब वो राख बन गए हैं। दूसरा प्रश्न है सरकार के रवैये के ऊपर कि सरकार ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को, इस पूरे मोटर मैटर को कैसे हैंडल किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि जो टसल है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, क्या यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत ही ज़्यादा कोलिशन बन के दिख रहा है? हम गवर्नमेंट से बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ने एक कोशिश तो की थी कि इस प्रकार के मुद्दों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अवेयर होंगे और भविष्य में ऐसी किसी भी मेल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होंगे, जुडिशरी बेहतर होगी, तो भारत विकास करेगा। लेकिन जब जुडिशरी ने उनको लताड़ लगाई और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात करी, तो सरकार जमीन पर लेट गई। उन्होंने सरेंडर कर दिया, दोनों हाथ ऊपर करके मिलोड के दरवाजे तक पहुंचे और बोला कि साहब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और इसमें हमें समझ में आता कि सरकार ऐसी कंट्रोवर्सीज को कैसे डील करती है। धर्मेंद्र प्रधान यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में तो हमने आपको पहले से अवगत करा दिया है। लेकिन इस बात पर हमारे जो शीर्ष नेता है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि 8वीं के बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में न्यायिक भ्रष्टाचार का जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है, इसी के संबंध में उन्होंने कहा। तो मेरा या फिर आपका भी एक प्रश्न हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि 8 का बच्चा, आप एआई पढ़ाने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि 8 के बच्चे के अंदर स्टार्टअप की स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए। आप कहते हैं कि 8 का बच्चा हमारे पॉल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दों पे अपने सुझाव दे। आप कहते हैं कि 8 का बच्चा मन की बात को सुने, समझे और इम्प्लीमेंट करे और ज़रूरत पड़े तो सुझाव भी दे। लेकिन क्या 8 का बच्चा आपके हिसाब से इतना योग्य और इतना सक्षम, इतना जागरूक नहीं है कि वह जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर अपनी राय बना सके, उसे समझ सके और आगे अपने भविष्य में ऐसा नहीं करना है, इसकी दृढ़ संकल्प भी वो कर सके। दूसरा कदम सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से माफी तो मांगी, साथ साथ में ये भी कह दिया कि जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता इस प्रकरण में पाई जाती है, यानी कि जिन्होंने भी चैप्टर को डिजाइन किया है, फॉर्मुलेट किया है और ऐसे टॉपिक, ऐसे गंभीर टॉपिक रखने की हिम्मत की है, हम दोबारा उनको किसी भी ऑफिशियल काम के लिए
अपॉइंट नहीं करेंगे। मोटे-मोटे तौर पर ये मान लो कि अब वो अपनी नौकरी में तो रहेंगे, लेकिन अब उनको सरकार हीन भावना से देखेगी कि ये ऐसे अक्षम लोग हैं जिन्होंने हमारी इमेज की किरकिरी करा दी। तीसरा मुद्दा ये है कि आखिर इस किताब में इतना भी क्या कह दिया गया? तो आपके सामने जो आपको दिख रहा है, एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनमें पेंडिंग नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कितने हैं। साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि करप्शन की वजह से ही लोग न्याय तक पहुँच नहीं पाते हैं। चौथा पॉइंट जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख तो बचा ली है। हाल-फिलहाल के लिए इस पूरे प्रकरण पर धूल डाल दी गई है, लेकिन जब आँधी आएगी तो धूल उड़ेगी और प्रकरण वापस आएगा। एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम छुपा नहीं सकते। एक ऐसा घाव है भारतीय समाज में जिसे हमें कुरेदने से ये ज़ख्म हरा तो होगा, लेकिन यदि हम ढक के रखें तो ये घाव और बड़ा हो जाएगा। बेहतर ये है कि हम इसका इलाज करें, इसको ट्रीट करें। हम सब मिलकर उतने ही दोषी हैं इस करप्शन में। हम सिर्फ सरकारों को, जुडिशरी को दोषी नहीं मान सकते। लेकिन ज़िम्मेदारी के पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिनके कंधों और हाथ में ये बागडोर दी गई है कि आप इस देश का संचालन भली-भाँति करें, ऐसे करें कि समाज का निचला तबका भी इसमें अपने आप को विकास या विकसित महसूस करा सके। 1950 से लेकर अब तक देश के विभिन्न विभागों में, देश के विभिन्न मंत्रालयों में आमूल-चूल फेरबदल और परिवर्तन हो चुका है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जुडिशरी यानी कि न्याय प्रणाली ही एकमात्र एक ऐसा अछूता विभाग या फिर इंस्टीट्यूशन है जिसमें अब तक किसी प्रकार का आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं अगर आपको कुछ शब्द बोलूँ और आप उन्हें गूगल पर करके देखें तो आपको हकीकत पता चलेगी। अंकल सिंड्रोम क्या है? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग जुडिशरी के गलियारों में बहुत किया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अंकल सिंड्रोम क्या है?